दोस्तों नमस्कार। ये बाजार तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का है, यानी लगभग 17 बिलियन डॉलर। और अगले 5 वर्षों में ये 17 बिलियन डॉलर बढ़कर लगभग 28-29 बिलियन डॉलर तो हो ही जाएंगे। यानी अभी जो बाजार 1.5 लाख करोड़ का है, यह लगभग 3 लाख करोड़ का हो जाएगा। जी, यह बाजार हवाई जहाज का बाजार है। खुले आसमान में उड़ते हुए जहाज जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, लेकिन उस पर अगर ब्रेक लग जाए तो क्या यह सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की खामी है, या यह देश जुगाड़ से चलाया जा रहा है उसका प्रतीक है, या फिर यह एक पूरा नेक्सस है, एक ऐसा नेक्सस जिसमें सरकार हर जिम्मेदारी से मुक्त है, वो सब कुछ निजी हाथों में सौंपने के लिए बेताब है। यानी प्राइवेट सेक्टर के हवाले इस देश का डिफेंस भी हो जाएगा। यहां तक कि न्यूक्लियर के क्षेत्र में भी खुद प्रधानमंत्री ऐलान कर चुके हैं कि आने वाले वक्त में वह भी निजी हाथों में होगा, यानी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होगा। आज तो जहाज थमा है, जरा कल्पना कीजिए पूरा डिफेंस सिस्टम अगर निजी हाथों में दे दिया जाए और उसका अपना मुनाफा, उसके अपने नियम कायदे, उन नियम कायदों के तहत देश की सुरक्षा। जी नहीं, पैसा प्राइवेट सेक्टर की पहली जरूरत होती है, उसी आधार पे उसका धंधा बनता और खड़ा होता है। और भारत दुनिया के सामने खुद को एक बड़े बाजार के तौर पर रखने से हिचक नहीं रहा है। रूस के सामने भी उसने आज अपने बाजार को खोल दिया। हर दृष्टि से वो कैसे भी क्षेत्र में कितना भी पैसा लगाना चाहे तो लगा सकता है, लेकिन सिर्फ ये एक रेफरेंस है। रेफरेंस इसलिए क्योंकि भारत का एविएशन सेक्टर निजी हाथों में है और इसकी कुल कीमत इस वक्त तकरीबन 1.5 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा की है, जो कि 5 वर्षों में बढ़कर 3 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा की हो जाएगी। इसके भीतर एक नियम बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को देखकर, और यह तय किया गया कि दुनिया के बड़े बड़े एयरलाइंस जो भारत में आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो नियम कायदे हैं पायलट्स को लेकर, क्रू मेंबर्स को लेकर, वह तो आपको लागू करने होंगे। और जब आप उसे लागू करेंगे तो उतनी बड़ी तादाद में आपके पास क्रू मेंबर्स और पायलट्स होने चाहिए। जनवरी के महीने में यह नियम लागू किया गया। जून के महीने में एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया, विमान क्रैश कर गया जो अहमदाबाद से उड़ान भर रहा था और ब्रिटेन जा रहा था, लंदन जा रहा था। 171 यात्रियों की मौत हो गई। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों पर और भारत ने ध्यान देना शुरू कर दिया और तय किया कि नियमों का पालन तो करना ही चाहिए। तो जो खास तौर पर इस देश के भीतर सरकार अपने तौर पर, अपने विभाग, अपने डिपार्टमेंट के जरिए काम करती है, हमारी टीम ने उस पर काम करना शुरू किया और यह जानकारी हासिल करनी चाहिए कि आखिर सरकार उस मुनाफे के खेल में तो नहीं घुस चुकी है। क्योंकि नियम कायदे कानून बनाना सरकार का काम सिर्फ नहीं होता है, उसको लागू कराना भी सरकार का ही काम होता है। और लागू कौन कर रहा है? जब 10 महीने से नहीं हुआ तो क्या बीते 2 दिनों से या 3 दिनों से जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ एक प्लानिंग के साथ तो नहीं था कि ऐसी स्थिति आ जाए और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक दबाव पड़ जाए। क्योंकि भारत के भीतर सफर करने वाले यात्रियों में लगभग 4% विदेशी नागरिक भी होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह मैसेज जाए, अभी भारत तैयार नहीं है। क्योंकि विमान सेवा तो दुनिया भर में है और जिस इंडिगो का हम जिक्र कर रहे हैं उसके विमान भी दुनिया के अलग अलग देशों में भी जाते हैं। 47 जगहों पर उनकी उड़ान है। भारत के भीतर 97 डेस्टिनेशंस हैं। खुद उसका अपना जो रेवेन्यू है एक साल का लगभग 84,000 करोड़ का है। जो उसकी प्रॉफिट की इनकम है एक साल की, वह तकरीबन 21,000 करोड़ जो ऑपरेशन इनकम है, उसके बाद जब निकालते हैं तो वो 7,258 करोड़ पिछले बरस का है। यह उसका मुनाफा है।
देश भर में उसके पास एसेट 1,15,000 करोड़ से कुछ ज्यादा के हैं। एम्प्लॉयज भी उसके पास अच्छे खासे हैं, लगभग 37,000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। लेकिन भारत के आसमान पर लगभग 65 से 70% के बीच उसी की हिस्सेदारी है। यानी वो बैठ जाए तो यह देश के भीतर उड़ान बैठ जाएगी, जो आपने बीते 2 दिनों में नजारा देख लिया है। लेकिन यह नजारा तो होना ही था। आपने एक के हिस्से में सब कुछ दे दिया। और इस दौर में जब भारत की नीति रही है सब कुछ चंद हाथों में देते चले जाएं, तो उसके लिए कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस को समझने की जरूरत अब है नहीं, क्योंकि इस देश में अंबानी अडानी का नाम राजनीतिक गलियारों में ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट के भीतर, चुनावी रैली, लोगों की बातचीत, तमाम जगहों पर उभरता है कि देखिए सब कुछ उनके हवाले कर दिया गया। यहां तक कि एयरपोर्ट भी देखिएगा तो अहमदाबाद का एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट, मैंगलोर एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट, तिरुवनंतपुरम का एयरपोर्ट, नया नया जो नवी मुंबई का एयरपोर्ट है, यह भी तो अडानी के हिस्से में है। लेकिन यहां जिक्र आज थोड़ा सा हटकर है। यह हटकर इसलिए है कि जिम्मेदारी से मुक्त सरकार ने खुद को बना लिया है। आप कहेंगे कैसे? एक नियम जो बनाया गया था कि कितनी राहत, रियायत, छुट्टी पायलट्स को देनी है, आज उसको दोबारा से बदल दिया गया। जी नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, इसीलिए पुराने नियम कायदों पर ही चले। 48 घंटे जो 7 दिनों के बाद छुट्टी होनी चाहिए, वो फिर से 36 घंटों पर आ गई। यानी पुराना रोस्टर अब चलेगा, वो रोस्टर जिसके आश्रय यह कहा जा रहा था कि पायलट अगर इतना काम करेगा तो फिर यात्रियों की जिंदगी तो उसी के हाथ में होगी, और उसके साथ कुछ मुश्किल हो जाए तो तमाम यात्री जो अहमदाबाद से लंदन की उड़ान के वक्त आवाज उठी थी। तो क्या यह सब कुछ सरकार नहीं जानती थी या जानती है? सरकार तो हर चीज जानती है, क्योंकि उसे पता होता है किसे लाइसेंस देना है। उसे पता होता है कि जिसको लाइसेंस दिया गया है उसकी उड़ानें कितनी ज्यादा होंगी। उसको उसके हर रूट्स का पता होता है। याद कीजिए विजय माल्या, किंगफिशर, वो राज्यसभा में चुनकर लाए गए। राज्यसभा में उनको लाने के वक्त एक वक्त कांग्रेस पीछे थी, एक वक्त बीजेपी पीछे थी। जब वो कर्नाटक से आए थे, जेडीएस तो हमेशा से साथ थी, लेकिन ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने वक्त में उन्हें राज्यसभा पहुंचा दिया। राज्यसभा पहुंच गए तो वहां पर जो एविएशन मिनिस्टर थे प्रफुल्ल पटेल, उन्होंने उसको एविएशन पार्लियामेंट्री कमेटी में ही डाल दिया, स्थायी सदस्य बना दिए गए। तो किंगफिशर इस देश के भीतर उड़ान भरने लगा, हर प्रमुख स्थल पर वो जाने लगा। इंडिगो इस वक्त कमोवेश वैसी ही स्थिति में है, सब कुछ उसके हवाले है। एयर इंडिया अपने पांव पर खड़ा हो नहीं पा रहा है, शायद इसीलिए उसके पास जो हिस्सा आता है वो हिस्सा अभी तत्काल में बहुत कम है। हमारी टीम इस पर भी काम कर रही थी और उसने बताया कि दरअसल एयर इंडिया के पास सिर्फ 187 एयरक्राफ्ट हैं और उसके कुल पायलट्स की तादाद 3,500 है, यानी प्रति एयरक्राफ्ट 19। इंडिगो के पास 417 एयरक्राफ्ट हैं, 5,500 पायलट्स हैं, यानी प्रति एयरक्राफ्ट 13 पायलट। और इस देश के भीतर में 66% इलाका इंडिगो के हवाले है। इसीलिए डीजीएमएस एक सवाल लेकर आए कि एफडीटीएल यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेड जो है, उन नियमों को लागू किया जाए। नियम लागू नहीं हुए, उसकी मियाद पूरी हो चली थी। बीच का रास्ता निकाला गया, 2 महीने का वक्त और दिया जाए, 10 फरवरी तक का वक्त दे दीजिए। लेकिन क्या यह वाकई ऐसा ही है जो नजर आ रहा है या कुछ और है? क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में 2-3 बातें समझ लेनी होगी। सरकार, हमने एक शब्द इस्तेमाल किया था, जुगाड़ से चल रही है या मुनाफे की हिस्सेदारी से वो अपनी राजनीति को साधती है, या फिर इस देश के प्राइवेट सेक्टर इतने लापरवाह हैं कि वो जब सत्ता के हाथों में अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा रख देते हैं तो उसके बाद वो मुक्त हो जाते हैं तमाम नियम कायदों से। हमें लगता है एक क्षण के लिए आपको जो अपने तौर पर काम करने वाला, जिसने अपने तौर पर एक आज प्रेस विज्ञप्ति जारी की, देख लीजिए एक क्षण के लिए, जो उन्होंने अपने पुराने नियम कायदे वापस लिए, इसको जरा देख लीजिए।
ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि जो पुराना नियम जनवरी में हमने लागू किया था और आप पर कहा था आप इसे लागू कीजिए, हम इसे वापस ले रहे हैं क्योंकि पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है। आपको जानकर हैरत होगी यहां पर कि जो अपने तौर पर उड़ान भरता है इस देश के भीतर में इंडिगो, वह दुनिया के 43 देशों में भी जाता है और इंटरनेशनल फ्लाइट कहीं कोई मुश्किल हालात में आई नहीं। जो 94 डोमेस्टिक डेस्टिनेशन है जिसके जरिए 2700 डेली फ्लाइट्स चलती है, मुश्किल हालात उसी में आए और आज के दिन तकरीबन 1000 से ज्यादा फ्लाइट नहीं उड़ान भर But we changed the pattern today. We have went into the mode. We have instructed the Indigo to cancel major operations so that the inconvenience at the airports and the congestion that is happening because of this delays is reduced. लेकिन दुनिया के 137 डेस्टिनेशन जिसमें 94 डोमेस्टिक है और उससे हटकर 43 जो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल को चलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर परिस्थितियां अनुकूल रखी गई। तो क्या देश के भीतर के हालात सरकार की सहमति के साथ हैं और पता है कि कोई मुश्किल नहीं होगी? क्योंकि इस वक्त जो सिविल एविएशन मिनिस्टर भी है वह बीजेपी के नहीं है। तो बीजेपी कहेगी हमें तो अपने गठबंधन का साथ देना है, एनडीए के भीतर हमने उसको चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को दे दिया है। वो टीडीपी समझे? जी नहीं, टीडीपी नहीं समझे, राम मोहन नायडू वही है इस वक्त एविएशन मिनिस्टर। लेकिन बात इससे बनेगी नहीं। सवाल तो यह है कि एक नियम बनाया गया, एक ऐसे मार्केट के लिए बनाया गया जिसका मुनाफा हजारों करोड़ में होता है, जिसका नेटवर्थ लाखों करोड़ का है। उस क्षेत्र में नए प्लेयर्स लाने की सोच है, वहां से और पैसे उगाने की सोच है, या इन नियमों को पालन होना चाहिए इस दिशा में सरकार देखती है। आंख बंद करके आप कह सकते हैं सरकार नहीं देखती है। आप कहेंगे कैसे? अब आपको जानकर हैरत होगी, जब हमारी टीम ने इस पे और काम करना शुरू किया तो पता चला कि जिस विभाग को देखना है, यानी जो डायरेक्टर जनरल एविएशन जो हम आपसे कह रहे हैं, वहां पर लगभग 113 पद खाली पड़े हैं। बात इतनी भर नहीं है। इस पूरे नियम कायदे के तहत मान लिया गया पदों को भरिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इसके दायरे में जो रेगुलेशन और इंफॉर्मेशन का डिप्टी डायरेक्टर का पद है वह भी 7 पद खाली पड़े हैं। उसको भर तो दीजिए। जो पायलट्स की फ्लाइंग और ट्रेनिंग कैपेसिटी है उसको देखने वाले जो डायरेक्टर्स होते हैं वहां 4 पद खाली पड़े हैं। जो बाकी डायरेक्टर ऑफ एयर वर्थनेस है उसमें डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, तकरीबन 55 वैकेंट पड़ी हुई है पोस्ट। और इसके बाद जब आप ऑपरेशंस में आते हैं तो जो ऑपरेशन के डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं यहां पर 13 पद खाली पड़े हुए हैं। अब सरकार के भीतर बेचैनी नहीं होगी ऐसा भी नहीं है। सरकार ने अक्टूबर के महीने में, यानी पिछले महीने, निकाला हमें अब इन पदों को भरना है। तो जिनके पास, जिन्हें चाहिए, जो सक्षम है, 18 दिसंबर तक वो फॉर्म भर सकते हैं। यानी 18 दिसंबर के बाद परीक्षा नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया होगी तो 2026 आ चुका होगा। 10 फरवरी तक की राहत रियायत दे दी गई है। उससे पहले अधिकारी भी नहीं है कि देख पाएं, समझ पाएं, लेकिन नियम कायदे तो बना दिए गए। और जब आप कम लेबर में ज्यादा प्रॉफिट पा रहे होते हैं तो उस प्रॉफिट की एक हिस्सेदारी होती है जो जाहिर तौर पर इस देश में पॉलिटिकल वे में ही होती है। इसका कोई दूसरा रास्ता है नहीं। इसीलिए एविएशन मिनिस्ट्री जिसके पास रहती है उसकी कमाई बहुत ज्यादा होती है। आप फिर कहेंगे ये कैसे कह सकते हैं? तो एक बार गुफ्तगू आपको पूर्व के एविएशन मिनिस्टर रहे प्रफुल्ल पटेल की बातों और उनके पुराने इंटरव्यू को सुनना समझना चाहिए। हर चुनाव में उनकी बढ़ती हुई नेटवर्थ के आसरे भी चीजों को टटोलना चाहिए, जिस पर ऐसा नहीं है कि खबरें नहीं आई, वो खबर आ चुकी है, रिपोर्ट्स हुई है, लेकिन वो पुराना किस्सा है, लोग भूल जाते हैं, नए दौर में आकर खड़े हो नहीं पाते हैं। इसीलिए ये गुस्सा, हमें लगता है बीच में आपको इस गुस्से को देख लेना चाहिए। ये गुस्सा एयरपोर्ट के भीतर
इस देश के नागरिकों का गुस्सा है जिन्होंने सरकार चुनी है। सरकार ने नियम कायदे बनाए, नियम कायदे जिनके लिए बनाए गए वो प्रॉफिट कमाते रह गए। जो प्रॉफिट कमा रहे थे उसमें एक हिस्सेदारी सरकार के हिस्से में आ रही थी। एक भागीदारी के तौर पर एक नेक्सस क्रिएट हो रहा था, जमीन से लेकर आसमान तक। जमीन का मतलब हवाई अड्डा है और आसमान का मतलब एयरक्राफ्ट है। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर किसको कैसे कैसे लाइसेंस दिए जा रहे हैं, यह प्रक्रिया भी अपने आप में बड़ी शानदार और इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि एक ही प्लेयर के हाथ में सब कुछ आ जाए और उस एक प्लेयर से डील करने में आसानी होगी। लेकिन वो प्लेयर जब अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों के तहत डावाडोल हो जाएगा तो फिर तो मुश्किल होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मापदंड के दायरे में एविएशन मिनिस्ट्री भी आती है, डॉलर भी आता है, भारत की करेंसी भी आती है, कई डिपार्टमेंट्स भी आते हैं, डिफेंस डील भी आ रही है, न्यूक्लियर डील भी आएगी। तमाम स्ट्रेटेजिक क्षेत्र की डील में जहां पर इससे पहले की सरकारें जो कहती थी कि हम प्राइवेट हाथों में नहीं दे सकते हैं, इस दौर में सब कुछ खुलते चला गया और आने वाले वक्त में किस क्षेत्र में क्या होगा कोई नहीं कह सकता है। लेकिन बावजूद इसके इस गुस्से को जरूर देखिए। यह एयरपोर्ट के भीतर का गुस्सा है। टिकट कटा चुके हैं, गाड़ी पकड़ने पहुंचे हैं, उस फ्लाइट की उड़ान रद्द है, कोई बताने वाला नहीं है, जिनको सामने खड़ा कर दिया गया है वो क्या कहें, क्यों कहें, किस रूप में कहें। वो निरीह प्राणी के तौर पर वहां खड़े हुए हैं। एयरपोर्ट के भीतर उनके गले में एक इंडिगो का बैच लटक रहा है और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में वो तमाम अधिकारी तमाम चीज जानते हैं कि अच्छा 2 दिन 3 दिन 72 घंटे से ज्यादा में तो चीजें इस देश के भीतर सब कुछ ठप कर देती है और 72 घंटे के बाद तो इस देश का मीडिया भी शायद जाग जाएगा। अभी तक हालांकि जागा नहीं है, लेकिन फिर भी जाग जाएगा, सवाल करेगा, मुश्किल हालात होगी, पार्लियामेंट में हल्ला होगा, कोई अदालत ना पहुंच जाए उससे पहले चीजों को एक तरीके से सुलझा लीजिए। लेकिन इस गुस्से को तो देख लीजिए। भाई मेरा बेटी को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। सर हम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए अभी। इस गुस्से में आप शामिल मत होइए। इससे हटकर आप यह सोचना शुरू कर दीजिए क्या ऐसी परिस्थिति इस देश के किसी भी क्षेत्र में आने वाले वक्त में आ सकती है या नहीं आ सकती है। कल को हो सकता है, आज तो रेलवे प्लेटफॉर्म निजी हाथों में सौंपे गए हैं, उसके बाद कई ट्रैक्स दिए गए, अब कई रेलगाड़ियां भी दे दी जाएंगी, कुछ रेलगाड़ियां तो दे दी भी गई प्राइवेट हाथों में चलाने के लिए। धीरे धीरे ये सारी परिस्थिति में सरकार हर जिम्मेदारी से मुक्त होगी और वो कहेगी हमारा काम नियम बनाना है, कानून बनाना है। उस कानून को जो लागू नहीं करेगा, जो इंप्लीमेंट नहीं करेगा, उसकी एवज में उसको पैसा देना होगा, टैक्स देना होगा, फाइन देना होगा। अब जो कहना है कह सकते हैं, क्योंकि इस 2 दिनों के ऑपरेशन के भीतर जो कुल गड़बड़ियां या जो लोगों के हिसाब से अगर आप सिर्फ एविएशन सेक्टर को देखें तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है माल, लगभग 50,000 करोड़ इसका एक नुकसान हुआ। लेकिन इसकी एवज में जो यात्रा, जो 2 करोड़ से ज्यादा लोग हर दिन यात्रा जो कर रहे होते हैं, अगर आप उनके दायरे में घुस जाइएगा तब आपके सामने सवाल होगा। हर व्यक्ति के साथ सिर्फ बिजनेस ही नहीं होगा। कोई कह रहा है कि मैं तो शादी में जा रहा था, कोई कह रहा है मैं अपने माता पिता की अर्थियों को लिए जा रहा था, उसको हरिद्वार जाकर प्रवाहित करने जा रहा था, कोई कह रहा है बड़े मुश्किल हालात में
कॉल आया था नौकरी का, वो नहीं दे पाएंगे, अब वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तमाम लोगों की तमाम मुश्किल हालात हैं, लेकिन बिजनेस सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं और उनकी जो आवाजाही है, वह जितनी बड़ी तादाद में आहत हुई है, खास तौर से जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उड़ान भर रहे थे और डोमेस्टिक फ्लाइट्स को पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह और वहां से वो उड़ान भरते थे। किसी को दुबई जाना था, किसी को किसी दूसरे सिंगापुर जाना था, किसी को इंडोनेशिया जाना था। ये तमाम चीजों के बीच जो बिजनेस भी आहत हो रहा था, इस देश के भीतर वह भी तादाद कम से कम न्यूनतम स्थिति में आइएगा तो हर दिन उसकी प्रतिक्रिया जो लोगों से जुड़ी रहती है, वो हमारी टीम ने निकाला कि जो बिजनेस सर्किल है, वो जिस फ्लाइट्स के जरिए सफर करता है, उसके ऊपर जो आहत 2 दिनों में हुआ है, वो तकरीबन 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वह उसका नुकसान हुआ है। बड़ा नुकसान है। लेकिन बात इससे भी बनी नहीं। बात जब इससे भी नहीं बनी तो अगला सवाल यह है कि सरकार का टारगेट है कि अगले 5 सालों में प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन के जरिए हम तकरीबन 16 लाख करोड़ रुपए उस दिशा में बनाएंगे, कमाएंगे या इस देश के हिस्से में लगाएंगे। यानी इस देश के तमाम मंत्रालय, अब उसमें एविएशन को भी जोड़ लीजिए, और जब आप उसे जोड़ लेते हैं तो एविएशन क्षेत्र के भीतर भी जो 5 बरस में उसका अपना नेटवर्क 3 लाख करोड़ का होना है, उसमें बड़ी भागीदारी, जी नहीं, पूरी भागीदारी प्राइवेट सेक्टर की है। सरकार का काम सिर्फ लाइसेंस बांटना है, और जब सरकार लाइसेंस बांटती है और सरकार जब एयरपोर्ट बनाती है तो वह भी प्राइवेट हाथों में ही जाता है। यानी एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना, उस पर ऑपरेशन को लेकर आना, उस ऑपरेशन के लिए नियम कायदे बनाना, उन नियम कायदों को तोड़ते वक्त उससे फाइन वसूली करना या पॉलिटिकल मनी को लेकर आना, यह सारी प्रक्रिया एक साथ चलती रहती है और इसमें जिम्मेदारी किसी की नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी कौन किसकी तय कर रहा है, यह कोई नहीं जानता है। और जब नहीं जानता है तो सोचिए देश की क्या स्थिति आ गई है। हम तो एविएशन का जिक्र कर रहे थे। आज पार्लियामेंट के भीतर इस देश के वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि जो पान मसाला और सिगरेट पर जो नए टैक्स लगाए गए हैं, जो 28% से बढ़कर अब 40% हो गए, उसके अलावे सेस भी लिए जाएंगे, उसका इस्तेमाल जो पैसे का होगा वो नेशनल सिक्योरिटी में होगा। यानी इस देश का पान मसाला खाने वाला व्यक्ति और सिगरेट पीने वाला व्यक्ति कह सकता है कि हमारे टैक्स से नेशनल सिक्योरिटी की जा रही है। और बकायदा फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि जिससे करगिल जैसे हालात अगर सामने आ जाएं तो बजट कम ना पड़े, इसके लिए पान मसाला और सिगरेट का नया टैक्स लगा दिया गया। अब आप दोबारा लौटिए हवाई चप्पल से हवाई यात्रा करने वाले दृष्टिकोण को लेकर। जितना सरल बना दी जाती है चीजें, लोग उतना उस पर निर्भर हो जाते हैं, और जब लोग निर्भर हो जाते हैं तो प्रॉफिट मास वे में बंट जाता है, और जब मास प्रभावित होती है तो वो सीधे पॉलिटिकल परिस्थितियों को प्रभावित करने लगती है। लेकिन सरकार ने खुद को बीच से हटा लिया और लोगों का गुस्सा इंडिगो पर है। इंडिगो ने सहूलियत मांगी, डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन की तरफ से एक रिलीज आ गई, ठीक है रियायत दे रहे हैं, राहत दे रहे हैं, 10 फरवरी तक आप कीजिए और हर हफ्ते जानकारी दीजिए कितनी नियुक्ति की, कोई नई फ्लाइट जुड़ी है तो उसके साथ कितने स्टाफ को और लिया गया है। अब आखिरी हिस्से में आ जाइए जहां से यह बात शुरू हुई थी। यह बात शुरू हुई थी कि दरअसल इतनी तारीफ, इतनी चीजों के साथ साथ जो अब हाई लेवल जांच करेगा कौन, जिसका जिक्र हो रहा है, मुनाफा ज्यादा से ज्यादा इस दौर में और कमाना है। सवाल यह नहीं है कि जैसे ही फ्लाइट कम हुई दूसरी फ्लाइट्स वालों ने अपनी कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी और मजबूरी का फायदा उठा लिया, जी नहीं। इसके बाद की परिस्थिति और भयानक होने वाली है, जो कि आपको एक बेसिक लकीर जो होती है उसमें एयरपोर्ट का पैसा बढ़ेगा, फ्लाइट के ऊपर सेस लगाएगा, फ्यूल का सेस पहले से लगा हुआ है। धीरे धीरे जो एक बेसिक लाइन है जो 10 साल पहले तकरीबन 2500 की थी, वो इन 10 सालों में बढ़ते बढ़ते लगभग 4500 तक पहुंच गई। उसके नीचे की फ्लाइट आपको नहीं मिलेगी। वो 4500 रुपए होने ही हैं।
अब जब वो होंगे तो अगला हिस्सा 2026 से शुरू होगा, जो आपको न्यूनतम रेखा में 5,500 में लेकर आएगा। यानी न्यूनतम फ्लाइट की टिकट 5,500 रुपए की होगी। अब इस परिस्थिति में इतनी कमाई के साथ जब चीजें आएंगी, हमारी टीम ने इस पर काम करना और शुरू किया और उन्होंने आखिर में हमको बताया कि देखिए ऐसा है, जो इस वक्त मुनाफा है हर बरस का, एक एवरेज मुनाफा जो है वो तकरीबन 10 से 12 हजार करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा सब चीज देने के बाद एविएशन सेक्टर को मिलता है। 10 से 12 हजार करोड़ का। इसको 2030 तक कम से कम आपको 25,000 करोड़ तक लेके आना है, क्योंकि एक एवरेज सिचुएशन वर्ल्ड वाइड ये रहती है और भारत जैसे देश में तो अब इसी माध्यम को कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। और इसकी हिस्सेदारी और भागीदारी पॉलिटिकल वे में जाहिर है उसी कंपनी के साथ जुड़ती चली जाएगी जिस कंपनी का अपना विस्तार सबसे ज्यादा होगा। विस्तार कौन करेगा, कैसे करेगा, किस किस सेक्टर में उसको ज्यादा बड़ा लाइसेंस मिल जाएगा, ये सारी चीजें भविष्य की गर्त में है। लेकिन ये सब कुछ जो बीते 48 घंटों में हुआ है, ऐसा नहीं था कि पता नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि पता तो था, बावजूद इसके हम कोई कदम उठाएंगे, नहीं उठाना था। ऐसा भी नहीं था कि दरअसल इस पूरे प्रोसेस के भीतर में कितना नुकसान एविएशन को होगा, लेकिन इसके बाद कितना लाभ होगा और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो दबाव खत्म हो जाएगा, ये सारी चीजें उससे जुड़ी हुई थी। फिर भी ये सब कुछ हुआ है क्योंकि देश का सिस्टम या तो जुगाड़ से चल रहा है या पॉलिटिकल इकोनॉमी के जरिए चल रहा है। जो पसंद आता है आप उसे पसंद कर लीजिए, लेकिन परिस्थितियों ने देश चलाने की परिभाषा बदल दी है और अब सरकार वेलफेयर स्टेट को नहीं चलाती है, वह उस मार्केट स्टेट को चलाती है जिस मार्केट में जिस प्राइवेट सेक्टर का जितना बड़ा योगदान होगा, उसकी जितनी कमाई होगी, उसके जरिए नेक्सस से जो भी पैसा निकाला जाएगा, सब एक साथ चलता है और वही सबसे बड़ा खिलाड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।